हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज चल रही है और इसी क्रम में हम एनसीईआरटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं और केवल सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन तो हर जगह अवेलेबल हैं। हम एक एक क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं कि और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है। इस तरह से हम एक एक क्वेश्चन के अंदर जो और बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे हुए हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और एक एनालिटिकल वे में एक राइट अप्रोच के साथ हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और इनकी क्लासेस आपको रेगुलर वे में मिल रही है। तो इसी क्रम में बच्चों हम अभी तक वन डायमेंशनल मोशन के क्वेश्चंस को एनालाइज कर चुके हैं, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर चुके हैं और इसके बाद हम मोशन इन प्लेन इस चैप्टर को लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस हम लास्ट टर्न पर एनालाइज कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से 9th क्वेश्चन तक हम पूरा उनको सॉल्व कर चुके थे और आज हम क्वेश्चन 10th से स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, आप कॉपी पेन लेकर के। आपको भी सॉल्व करना है, केवल देखना नहीं है, आप भी सॉल्व करिए और क्या इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में भी आप सोचिए, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चंस नीट में आप देखेंगे कि जेईई में आप देखेंगे कि यहाँ से एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चंस आजकल उठा के ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरसाइकिलिस्ट follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meter। किसी खुले मैदान में कोई मोटर चालक है और एक ऐसा रास्ता अपनाता है जो प्रत्येक 500 मीटर के बाद उसके बाईं ओर 60 डिग्री कोण पर मुड़ जाता है। ठीक है, समझने की कोशिश करें। स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन टर्न, और एक पर्टिकुलर टर्न से हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द 3rd, 6th, 8th टर्न। तो जब वो इस तरह से पाथ को फॉलो करता है तो किसी दिए हुए मोड़ से शुरू होकर मोटरसाइकिल का 3रा, 6वां और 8वें मोड़ पर विस्थापन क्या होगा और प्रत्येक स्थिति में मोटर चालक द्वारा इन मोड़ों पर जो पाथ होगा, ये लिख नहीं पाया, यहां छुप गया होगा, इन मोड़ों पर जो पथ है, ठीक है, इन मोड़ों पर जो पथ की लंबाई है, पथ की लंबाई के साथ विस्थापन के परिमाण की अपने को तुलना करनी। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे बच्चों हम, और इसमें हम और इसमें हम यहां से स्टार्ट करें। तो चलिए बच्चों इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये मैंने डायग्राम आपको पहले से ही बना के रखा हुआ है। क्वेश्चन में जैसा कहता जाए वैसा अपन डायग्राम बना लें, ठीक है, और समझने की कोशिश। ओपन ग्राउंड है, एक मोटरसाइकिल एक ऐसे ट्रैक को फॉलो कर रहा है जो उसके लेफ्ट में 60 डिग्री मुड़ जाता है आफ्टर 500 मीटर। तो सपोज एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो यहां ओ से, इस टर्न से चलना स्टार्ट किया। कहां से? ओ से चलना स्टार्ट किया, ध्यान देना। अब जाना सीधा चाहिए लेकिन वो 60 डिग्री मुड़ गया, 60 डिग्री मुड़ा, तो इधर उसने ओ से ए तक 500 मीटर चला और ए पर आ गया। अब 500 मीटर जाने के बाद जैसे ही वो ए पर आया तो चलना इधर चाहता था, लेकिन 500 मीटर पर उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। कितने? 60 डिग्री का। तो आ गया वो बी पर, तो ए से पहुंचा बी पर, 500 मीटर चला ए से बी पर, आगे जाना चाहता था लेकिन बी पर आके उसने एक दूसरा टर्न ले लिया। तो वो स्टार्टिंग कर रहा है ओ से। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये है फर्स्ट टर्न, ये है सेकंड टर्न, ये है थर्ड टर्न, ये लिया उसने 4th टर्न, ये लिया 5th टर्न और ये लिया 6th टर्न। ठीक है, फिर बाद में और देखें तो 7th हो जाएगा, ये 8th हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा,
ये 10 हो जाएगा और इस तरह से टर्न उसके माने जाए। क्वेश्चन में ये कहा गया है तीसरा टर्न मतलब यहां पर, छठवां टर्न मतलब घूम के फिर वहीं आ गया, और आठवां टर्न मतलब ये बी पर आया। तो इस जगह पर जब ये पार्टिकल आ जाता है, ये मोटरसाइकिलिस्ट आ जाता है, तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, मतलब पाथ की लेंथ कितनी कवर की और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, इनका हमें कंपैरिजन भी करना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन ये है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब प्रश्न उठता है क्या ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा करके वो नीट या जेई में रख देंगे? हो सकता है रख दें, लेकिन हो सकता है इस जैसा, इस पैटर्न का ही क्वेश्चन बनाए। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? ये जो यहाँ हेक्सागोन दिया हुआ है, हेक्सागोन में 60-60 के टर्न ले रहा है, वो कोई और डिग्री का टर्न भी दे सकता है। ठीक है, वो 90-90 का टर्न दे सकता है। तो 90-90 का टर्न होगा तो क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो अलग अलग एंगल पर अलग अलग पॉलीगन बनेंगे। तो हमें केवल हेक्सागोन तक सीमित नहीं रहना है बच्चों, हमें और मन में सोचना है, खुद अपने मन से सोचना है कि और कितने कितने डिग्री का टर्न वो दे सकता है, और स्टैंडर्ड टर्न देगा, स्टैंडर्ड एंगल देगा। ऐसे नहीं कि उसने दे दिया 37.5 डिग्री टर्न ले रहा है, ठीक है, या 19 पॉइंट इतने डिग्री टर्न ले रहा है, नहीं, वो स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपकी 30 डिग्री है, 60 डिग्री है या 90 डिग्री है, ये देगा। ठीक है, तो उससे हम नए क्वेश्चंस इसमें फ्रेम कर सकते हैं। तो इस पैटर्न के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए तो करें, इसको सॉल्व करें। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं थर्ड टर्न की, ठीक है, तीसरे टर्न की। तो तीसरे टर्न पर ओ से स्टार्ट करके कहां पहुंचा? बी पर पहुंचा ना, या सी पर पहुंचा? बी पर सेकंड टर्न है, सी पर थर्ड टर्न है, तो सी पर पहुंच गया। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम यहां बात लिख लेते हैं फॉर थर्ड टर्न। थर्ड टर्न के लिए बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? O2C। ओके, थर्ड टर्न के लिए हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो है OC। यही रहा डिस्प्लेसमेंट, यस। और डिस्प्लेसमेंट निकालोगे कैसे? OC निकालना है। अगर आपको ये OB पता चल जाए और BC पता चल जाए तो आप देखोगे OB और BC में 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। अंडर रूट में OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आपको BC तो पता ही है क्योंकि 500 मीटर चलने के बाद टर्न ले रहा है वो, तो BC तो 500 है। अब ये OB कितना है ये निकाल लो। तो OB निकालने के लिए आप देखना इस ट्राइंगल में चले हम। कौन से ट्राइंगल में? देखो ये वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में चलें तो ये जो 500 है, O से A तक कितना है? O से A तक आप देखोगे, O से A तक ये 500 मीटर है और 30 डिग्री ये एंगल बन रहा है। तो यहां पर क्योंकि ये 60 डिग्री टर्न लिया तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30। तो 500 का 30 डिग्री डायरेक्शन में, मतलब ये बेस फाइंड करना है, तो कॉस थीटा लगा लो। 500 का ये 30 डिग्री पर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 500 cos 30। तो ये OB की वैल्यू क्या रही आप बता सकते हो? OF प्लस FB। तो जो FB है वही OF होगा, बराबर है। तो OF कितना है? OF हमने निकाला 500 cos कितना? 30 डिग्री निकल आएगा। ये बेस फाइंड करना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ऐसा सोच लो। तो बेस निकल आया 500 cos 30, या ऐसा सोच लो ये 500 है, 500 का 30 डिग्री पर कंपोनेंट क्या होगा? cos कंपोनेंट होता है। तो ये हो गया 500 cos 30 और FB भी 500 cos 30 है, तो दोनों ऐड कर दो तो कितना हो गया? 500 cos 30 प्लस 500 cos 30, मतलब दोनों ऐड किया तो 1000 ओके cos 30 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC कितना है? तो 500 मीटर का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लें, ये क्या आ गया? ये 500 टाइम्स कट जाएगा, ये कट गया। अब 500 का स्क्वायर, एक काम करें बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 500, अंदर क्या बचा देखो जरा, √3 का स्क्वायर 3,
प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो आपके पास आया 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 का 500 मल्टीप्लाई करो 1000 मीटर। मीटर में 1000 है तो किलोमीटर कितना हो गया 1 किलोमीटर। तो हमारा OC, O से C तक जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो है 1 किलोमीटर। अच्छा, थर्ड टर्न पर जब वो C पर आ गया है तो डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। नाउ डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ पाथ कितनी कवर की, 500 500 500 500 इधर गया, 500 इधर गया, 500 इधर, तो 3 टर्न लिए तो एक टर्न में 500 चलता है, तो 1500 मीटर हो गया 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो 1.5 किलोमीटर बच्चों उसने लिया डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 किलोमीटर। अब आपसे कोई पूछे रेशो निकालना है क्योंकि कंपेयर करना है, तो डिस्प्लेसमेंट का लेंथ के साथ आपको रेशो और फाइंड करना है। तो नाउ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अपॉन लेंथ ऑफ पाथ यानी पथ की लंबाई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला आपने, बोलो, ये निकाला 1, पथ की लंबाई कितनी निकाली 1.5, दोनों किलोमीटर में थे, 1 अपॉन 1.5 यानी 3/2, तो 2/3 हो गया, 2/3, और ये हो गया है 1 मिनट 2/, ठीक है 2/3, तो क्या लिख सकते हो 0.67, यस, तो 0.67 ये हमारा रेशो आ गया। क्लियर हुआ। अब जैसे हमने थर्ड टर्न का लिया है, आप लोग भी निकालिए कौन से टर्न का, उसने पूछा है, ऐसे ही करना है 6 टर्न के लिए, ऐसे ही करना है 8th टर्न के लिए। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। आप देखोगे तो ये जो हेक्सागोन बन रहा है 60 डिग्री पर, इसकी जगह 90 दिया होता तो स्क्वायर बन जाता, ठीक है ना, स्क्वायर बन जाता। और उसने अगर ऐसा कहा होता कि एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ठीक है, और चलते चलते इधर वो 120 डिग्री पर मुड़ गया, कितने पर मुड़ गया 120 पर, ये 120 पर मुड़ गया, उसके बाद फिर 120 पर मुड़ा, ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। बात क्लियर हो रही है, अब क्या बना, ट्राइंगल बना। तो एंगल चेंज करने से अगर 60 डिग्री है तो हेक्सागोन बनेगा, 120 है तो सीधी बात है ट्राइंगल बनेगा, 90 है तो स्क्वायर बनेगा। कैसे पता चलेगा क्या बनेगा, कितने एंगल पर, आप 360 में इस एंगल से डिवाइड कर दें, तो 360 बाय 120 कितना आया 3, मतलब 3 साइड का ट्राइंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। 60 डिग्री टर्न ले रहा है तो 360 बाय 60 कर दो, ठीक है, अपने पास आया 6, तो 6 साइड का हेक्सागोन बनेगा। राइट, बात समझ में आ गई। अच्छा, और पेंटागोन कब बनेगा ये आप खुद सोचो, पेंटागोन कब बनेगा जरा बताइए कमेंट्स में लिख के। पेंटागोन 5 साइड के लिए एंगल क्या होना चाहिए, जल्दी से लिख के बताइए, ठीक है, सोचिए कितना एंगल होना चाहिए 5 साइड के लिए। डिवाइड करके देख लो, क्योंकि 3 साइड के लिए 360 में अगर 3 साइड के लिए साइड दी हो तो एंगल निकल आएगा, तो 360 बाय 3 120 आ गया। 6 साइड दी हैं, 360 बाय 6 किया तो 60 आ गया, ठीक है। तो अगर हमें मान लीजिए पेंटागन निकालना है तो 5 से डिवाइड कर लो, राइट, ओके। चलो, तो इस तरह से एक तो ये एंगल चेंज करके क्वेश्चन चेंज कर देगा, दूसरा वो ये कर देगा, देखो कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे अपने को हर क्वेश्चन को एनालाइज करना है, जस्ट इसको सॉल्व कर लिया बस छोड़ दिया वैसा नहीं करना। वो इसमें पूछा है 3rd 6th और 8th टर्न, ये टर्न बदल सकता है, वो सेकंड टर्न पर पूछ सकता है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, वो दूसरे पर पूछ सकता है, वो तीसरे पे तो उसमें पूछ ही रहा है, चौथे पर पूछ सकता है, छठवें पर पूछ सकता है। तो ये नंबर बदल दिए, नंबर टर्न, तो नया क्वेश्चन एक फ्रेम हो जाएगा, ठीक है ना। वो ये पूछ सकता है कि जब यहां पर फर्स्ट टर्न पर था और फिर जब चौथे टर्न पर आया तो फर्स्ट से चौथे टर्न की सीधी डिस्टेंस क्या है,
ये पूछ सकता है। यानी सीधा डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट और फोर्थ के बीच में क्या है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में सीधा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या है, ये पूछ सकता है। तो कितने क्वेश्चन एक छोटे से क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से ही बन रहे हैं। तो एनसीईआरटी बच्चों, बार बार मैं कहता हूं, गागर में सागर है। यानी एक छोटे क्वेश्चन में भी 10-12 क्वेश्चन फंसे हुए हैं और वो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन निकाल के आपको देगा। ठीक है, तो इसी की प्रैक्टिस करनी है। और हमने जो एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज हमने चलाई है, जो चल रही है, उसमें इन्हीं क्वेश्चन से नए क्वेश्चन फ्रेम करते हुए उसमें हम टेस्ट सीरीज में दे रहे हैं। और यही पैटर्न नीट का है। ठीक है ना बच्चों? यस। तो अब आ जाओ हटवे के लिए, सिक्स्थ टर्न पर आ जाएं। तो मेरे ख्याल से ये सभी ने लिख लिया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब बच्चों सिक्स्थ टर्न की बात करें तो यहां से स्टार्ट करके सिक्स्थ पर आ गए, तो इसका मतलब जहां से गए वहीं आ गए। ओ से गए एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए ओ पर ही आ गए, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। आप लोग बताओ, कमेंट्स में लिखो जल्दी से, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा? 0। ओ से गए ओ पर ही आ गए, छठवां टर्न तो वहीं होगा ना जहां से गए थे, हेक्सागोन बन रहा है इसलिए। ठीक बात है। डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस मतलब लेंथ कितनी होगी? कितनी बार घुमा? 5, 500, 500, 500, 500, 6 बार घुमा है। कितनी बार घुमा है? 6 टाइम्स घुमा है 5, 500। तो जहां से गए वहीं पर आ गए, तो बता दीजिए जल्दी से कितना आ गया? 6 इंटू, बोलो, 500 मीटर, तो 3000 मीटर, दैट मीन्स 3 किलोमीटर। अब उसने रेशो पूछा होगा। रेशो किसका? डिस्टेंस का। उसने डिस्टेंस पूछा होगा, रेशो पूछा होगा किसका? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। तो डिस्प्लेसमेंट ये रहा, डिस्टेंस ये रहा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो कितना हुआ? 0/3। कितना आ गया? 0। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो हो गया 0। सिंपल बात है। क्लियर? ओके। तो ये 6th टर्न की कहानी खत्म हो गई मेरे ख्याल से। ये तो सिंपल था। अब 8th टर्न की बात करते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूं। एट 8th टर्न, ठीक है। 8th टर्न पर कहां पर आ रहा है? ऐसे घूमते घूमते एक चक्कर लगाने के बाद फिर 8th टर्न पर बी पर आ जाएगा। तो बी पर पहले डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, सुनिएगा ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट OB के बराबर होगा, और OB कितना है? OF प्लस FB। OF प्लस FB। OF निकाला था अभी हमने, कितना? 500 एंड cos 30। FB भी इतना ही होगा, 500 cos 30। तो ये 1000 cos 30। cos 30 मतलब √3/2। काट दीजिए, ये आ गया 500 √3 मीटर। ये मीटर में आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं बच्चों। किलोमीटर में जरा चेंज कर लें क्या इसको, क्योंकि हम आंसर किलोमीटर में ही निकाल रहे हैं। बताओ किलोमीटर में क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर में कितना आ जाएगा? आप एक काम करो, 1000 से डिवाइड कर दो किलोमीटर के लिए। तो 500/1000 यानी 1/2 हो गया। तो √3/2 किलोमीटर, ये हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल। अब √3 1.73 होता है, इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो 0.866 के आसपास आ जाएगा। ये हो गया 0.866 किलोमीटर। ठीक बात है, अच्छी बात है। अब बच्चों इसके बाद देखो, ये हो गया
डिस्प्लेसमेंट। अब 8th टर्न पर डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब लेंथ कितनी होगी। लेंथ तो 8 चक्कर घूम लिए ना, एक चक्कर में 500 मीटर है, तो 8 चक्कर में कितना हो गया, 8 इंटू 500 मीटर, 4500 मीटर, किलोमीटर में हो गया 4.5 किलोमीटर। अब उसने तो कहा है कि आप रेशो भी निकालो किसका, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। तो डिस्प्लेसमेंट 0.86 आया था और डिस्टेंस 4.5 आई है, तो इसको डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा पॉइंट। चलो देखते हैं जरा, बताओ कितना आ रहा है। रेशो यहां निकाल लूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन लेंथ, डिस्प्लेसमेंट है 0.866 और लेंथ कितनी है 4.5, दोनों किलोमीटर में है, तो 0.2 के आसपास आ रहा होगा, 0.22। ठीक है, तो आंसर हो गया 0.22। ठीक है, तो ये रेशो हो गया। सिंपल क्वेश्चन है ना। बस आपको क्वेश्चन केवल सॉल्व ही नहीं करना है, ये मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि केवल क्वेश्चन सॉल्व करने तक आप अपने आप को कन्फाइंड मत रखो, उस क्वेश्चन के और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में भी सोचो। ठीक है, जैसे 60 डिग्री वाला अभी मैंने बताया, एंगल चेंज कर दें, 45 कर दें, ठीक है, 120 कर दें, 90 कर दें, और कोई एंगल कर दें, जो एंगल सोच सकते हो वो एंगल कर दें, तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस क्या बनेंगे। स्टैंडर्ड तो यही क्वेश्चन है कि पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। बाकी अगर और एडवांस बनाएंगे तो फिर किसी भी एंगल पर ले सकते। ठीक है, और फिर बीच बीच में कुछ भी पूछ सकते हैं, टर्न की बात कर सकते हैं, पहले टर्न पर कितना है, दूसरे पर कितना है, तीसरे पर लेंथ कितनी है, या डिस्प्लेसमेंट कितना है, या 7th और 3rd टर्न और 7th टर्न के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ऐसी बहुत सारी बातें पूछी जा सकती हैं। तो खुद से एनालाइज करो कि और क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखें। राइट, क्वेश्चन नंबर 11, ये तो कर दोगे, पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या दे रहा है। यस, मैं आपके कमेंट्स भी देख रहा हूं, जरा बताइए क्या रहा है। A passenger arriving in a new town wishes to go from the station to hotel located 10 kilometer away on a straight road। एक पैसेंजर, नया यात्री है, कोई नए शहर में आया और वह स्टेशन से सीधी सड़क पर अगर चलता तो उसका होटल 10 किलोमीटर दूर है। सीधा चलता जाता, एकदम नाक की सीध में चलता जाता तो 10 किलोमीटर दूर उसका होटल है, ये उसका विस्थापन होता। लेकिन अ डिसऑनेस्ट कैबमैन टेक्स हिम अलोंग ए सर्किटियस पाथ 23 किलोमीटर लॉन्ग एंड रीचेस द होटल इन 28 मिनट। एक बेईमान टैक्सी चालक आया, उसने बोला कि उसको तो पता ही नहीं था कि सीधे होटल है। उसने कहा देखो मैं दूसरे रास्ते से ले जाऊंगा, ये वाला रास्ता खराब है, ये है वो है, और वो 10 किलोमीटर जाना चाहिए था, ले कितना गया, घुमावदार रास्ते से 23 किलोमीटर चल के उस होटल तक ले गया और उसको 28 मिनट लगे होटल तक पहुंचे। पहले सीधे जाता तो 10 किलोमीटर ही चलना पड़ता उसको, ठीक है, लेकिन वो बेईमान उसको घुमावदार रास्ते में ले गया और 28 किलोमीटर चलने के बाद होटल पर, कितना था, 23 किलोमीटर चलने के बाद होटल पर पहुंचा, 28 मिनट में पहुंचा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी, टैक्सी की एवरेज स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का परिमाण क्या है, क्या दोनों इक्वल हैं। ये 3 क्वेश्चन इसमें फंसे हुए हैं, ठीक है, एक साथ। तो एक एक करके देखते हैं और इसके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। केवल 3 क्वेश्चन ही नहीं है इसमें, आपको वो ये पूछ रहा है कि आपको औसत चाल आती है कि नहीं, एवरेज स्पीड आती है कि नहीं, एवरेज वेलोसिटी आपको आती है कि नहीं, उसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है कि नहीं, और क्या आप ये जानते हो कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में कोई डिफरेंस होता है कि नहीं, कब ये दोनों बराबर होती हैं, कब अलग अलग होती हैं, ये आपको पता है कि नहीं। ये सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में फंसे हुए, ठीक है।
तो चलिए करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी। टैक्सी की औसत चाल। सबको यह पता होता है कि जो औसत चाल होती है, एवरेज स्पीड होती है, इसको वी एवरेज लिख दूं, वेक्टर नहीं लगा रहा मैं इसलिए स्पीड है, ये होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, कुल दूरी बटे समय। तो स्पीड की बात कर रहे हैं, अब यहां विस्थापन नहीं, कुल दूरी कितनी तय करी उसने, वो घुमावदार रास्ते से ले गया तो लंबे पथ की जो लंबाई है वही दूरी है। कितने किलोमीटर ले गया? 23 किलोमीटर ले गया। बहुत अच्छी बात है। कितने मिनट में पहुंचा? 28 मिनट में पहुंचा। तो 23/28 किलोमीटर पर मिनट, ये एवरेज स्पीड आ गई। अब हम एक काम करते हैं, अब चूंकि अगर इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा तो या तो मीटर पर सेकंड में पूछेगा या किलोमीटर पर आवर में पूछेगा। तो अगर ये किलोमीटर पर आवर में पूछे तो हमें सिंपल मिनट को ही आर में चेंज करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो क्यों ना किलोमीटर पर आवर में ही निकाल लें। तो ये जो मिनट है इसको आर में चेंज करना है। 23/28 डिवाइड बाय क्या कर दो? 60। तो डिवाइड में 60 करेंगे तो वो 60 पहुंच जाएंगे ऊपर। तो क्या बन गया ये? इसकी यूनिट क्या बन गई बोलो? किलोमीटर पर। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 23 इंटू 60 डिवाइड बाय 28, जरा बताइए कितना आएगा। किसी ने सॉल्व किया है तो बताएं, लगभग कितना आएगा? 50 के आसपास आ रहा होगा। 49.3। ओके, 49.3 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा एवरेज स्पीड आ गई। अब सुनिएगा, अब वो पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, उसको भी निकालें। तो ये मेरे ख्याल से निकाल चुके होंगे, ये मिट गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते, वेक्टर लगा के मैग्नीट्यूड निकालो। जब एवरेज वेलोसिटी आएगी ना तो इसमें क्या आएगा बताओ? इसमें आएगा, जल्दी से बता सकते हो? नहीं बता सकते? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है बताइए। डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 10 किलोमीटर, टाइम तो वही लग रहा है 28 मिनट। बदल दीजिए इसको, 10/28/60, 60 चला गया ऊपर तो 600/28 हो गए। तो ये आ गया, किसमें आंसर आ जाएगा बोलो? किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 60 नॉट 600। यस, तो ये 10/28/60 किलोमीटर पर आवर कितना आ गया? 600/28। तो ये 21 के आसपास रहेगा, 21.4 और 5 आ सकता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जरा बताओ क्या ये दोनों इक्वल आए? पहले स्पीड कितनी आई थी? स्पीड कितनी आई थी? 49.3 के आसपास आई थी, 49.3 किलोमीटर पर आवर आई थी। अब कितनी आई है? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 21.4 किलोमीटर पर आवर आया है। तो इसका मतलब दोनों ये बराबर नहीं। ठीक है, अच्छा कब बराबर होते? सिंपल बात है, जब वो स्ट्रेट लाइन पे चलता। तो स्ट्रेट लाइन पे चलता, सरल रेखा पर चलता, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होता। लेकिन पाथ अलग अलग हो गए तो फिर बराबर नहीं। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। तो देखो इसमें कितने सारे क्वेश्चंस फंसे हुए थे और कितने सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर फंसे हुए हैं, वो कॉन्सेप्ट हमें अच्छी तरह याद होने चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड, एवरेज स्पीड कब बराबर होते हैं, जब वो स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चलता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए होती है, तो वो स्ट्रेट लाइन ही मानी जाती है, तो वहां दोनों बराबर होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन माना जाए। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन है 12th, लेकिन ये वेक्टर पर बेस्ड है। द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ये आपको इस तरह के क्वेश्चन मैंने वन डायमेंशनल मोशन में बहुत सारे करवाए। द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। A woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in the north to south direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? वर्षा का पानी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है। डायग्राम बनाएं। तो बारिश हो रही है और वर्टिकली डाउनवर्ड ये बारिश हो रही है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, कितनी 30 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो ये 30 मीटर पर सेकंड। कोई महिला उत्तर से दक्षिण की ओर 10 मीटर की चाल से, मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही, साइकिल चला रही है। इधर नॉर्थ मान लें, इधर साउथ मान लें। ठीक है, क्योंकि अपन ने ये नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड ले लिया है, तो एक साइड नॉर्थ मान लेते हैं, एक साइड साउथ मान लेते हैं। तो ये हमने मान लिया नॉर्थ, ये मान लेते हैं साउथ। तो एक जो महिला है वो ऐसी चल रही, इधर जा रही, कितनी वेलोसिटी से जा रही है बोलो? वो जा रही है वेलोसिटी ऑफ वुमेन, इधर है, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वो कहता है कि उसे अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए। तो सिंपल है, जो बारिश आ रही है, अगर वो वुमेन अपनी जगह पर खड़ी होती है, ऐसे ही स्थिर होती, तो बारिश जिस दिशा में आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन जिस डायरेक्शन में है, उसी के अपोजिट क्या रखना चाहिए, उसके ऊपर क्या रखना चाहिए, ऐसे छाता रखना चाहिए। लेकिन अब कोई ऑब्जर्वर जो है, प्रेक्षक है, वो खुद भागने लगे, तो जिस दिशा में वो भाग रहा है, रेन की वेलोसिटी उस पर्सन की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कितनी हुई, कौन सी डायरेक्शन में हुई, उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये वुमेन इधर भाग रही है, बारिश इधर हो रही है, तो इसका मतलब अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। तो कैसे निकालते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, दो वेलोसिटी का सम, लेकिन दूसरी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, किसकी? वेलोसिटी ऑफ वुमेन। तो वुमेन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन निकालना है, तो इसकी वेलोसिटी को पलटना पड़ेगा। ठीक है, तो पलट देते हैं, पलटना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी बना लीजिए। इसी पॉइंट से अपन बना सकते हैं, ये बना ली मैंने, सपोज इस डायरेक्शन। ठीक है, ये माइनस वी डब्ल्यू। तो जब मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन निकालूंगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वुमेन की वेलोसिटी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, इन दोनों का रिजल्टेंट इनके दोनों के बीच में ही आएगा। तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। अब ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाई इसने, तो इसको आगे मिला दें, तो ये एंगल या ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ये tan थीटा ले लो। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर किसके पैरेलल? VW, VW अपॉन बेस किसके पैरेलल? VR। बस मैग्नीट्यूड लिखना है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए माइनस प्लस नहीं लिखना। एंगल जब लेते हैं, tan थीटा लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये न्यूमेरिकल वैल्यू आता है।
आंकिक वैल्यू आती है। VW कितना, ये रहा 10, VR कितना, ये आ गया 30, 1/3। तो थीटा कितना आ गया, इतना ही छोड़ देना, tan इनवर्स 1/3। तो वर्टिकल से इस एंगल पर उसको छाता रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये समझाने के लिए मैंने इतना किया, अदरवाइज आप इसको मेरे यहां पर 1 डायमेंशनल मोशन और वेक्टर के क्वेश्चंस कर चुके हैं बहुत सारे। ये तो बड़ा सिंपल सा है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। इसके ही बहुत अच्छे अच्छे और डिफरेंट सिचुएशन के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। तो वहां पर सिंपल इतना सोचना है कि वेलोसिटी ऑफ छाता किस दिशा में रखना चाहिए, इसके लिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये सोचना है बस। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और जिसके रिस्पेक्ट में कहें उसको माइनस कर दो, तो डायग्राम में ये माइनस हो जाएगा। तो VRW की जो डायरेक्शन है VR और माइनस VW के बीच में कहीं आएगी। तो ऐसे मन में सोचा जा सकता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन, वो जो वुमेन जा रही थी, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में है वही परपेंडिकुलर होगा। तो सिंपल है, इसको भी याद रख सकते हैं। tan थीटा निकालना है डायरेक्शन, तो जिसके रिस्पेक्ट में है उसकी वेलोसिटी ऊपर और रेन की वेलोसिटी नीचे। तो हम देख रहे हैं VW अपॉन VR, जिसके रिस्पेक्ट में है वो ऊपर और रेन की वेलोसिटी नीचे। tan थीटा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वुमेन या ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन, ये भी याद रख सकते हैं, इससे कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12। एक हम क्वेश्चन 13 की बात करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये जो हमने रेन और ड्रॉप के पढ़े थे बहुत सारे, और फिर हमने वोट और रिवर के क्वेश्चन भी किए थे। तो अब अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो रिवर वोट प्रॉब्लम ही है। अ मैन कैन स्विम विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ये 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है इन स्टिल वाटर। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर wide if the river flows steadily at 3 km per hour? He makes his strokes normal to the river current. How far does he go when he reaches the other bank? कोई व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर की चाल से तैर सकता है। तो जब ये जो वेलोसिटी होती है, ये क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ही होती है, क्योंकि नदी में तैर रहा है, ये बताया था। उसे 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में कितना समय लगेगा? तो विड्थ कितनी दे दी नदी की, 1 किलोमीटर। नदी खुद बह रही है, नदी की चाल जो है VR कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। वह नदी के बहाव के लंब में तैर रहा हो, यानी परपेंडिकुलर तैर रहा हो, तो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचता है, तो वह नदी के बहाव की ओर कितनी दूर पहुंचेगा? तो ये नदी है, ऐसी बह रही है नदी, इधर ये नदी के परपेंडिकुलर ऐसे तैर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है सीधे स्टिल वाटर में, और वो कितनी दी है, वो दी है आप देखोगे 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही दी है। अब नदी की चाल इधर है, कितनी दिशा में, VR ये रहा इस दिशा में, तो ये ऐसे चलते हुए यहां पहुंचेगा। ठीक है, जब ये यहां पहुंच जाएगा, O से स्टार्ट किया A पर, लेकिन सीधे चलेगा तो क्या A पर पहुंचेगा? नहीं, क्योंकि नदी इधर बह रही है तो उसको इधर धकेलेगी, तो वास्तव में पहुंचेगा तो वो यहां B पर पहुंचना चाहता है, A पर, तो चला वो ऐसे परपेंडिकुलर, लेकिन धक्का देते देते नदी ने उसको यहां ड्रिफ्ट कर दिया B पर। तो क्वेश्चन ये है कि यही AB, ये डिस्टेंस कितनी है, नदी के बहाव की ओर वो कितनी दूर पहुंचेगा, ये। तो एक काम करें, O से एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचने में आखिर उसको कितना समय लगेगा, तो वो समय निकाल लें विस्थापन से। समय इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन डिवाइड बाय वेग। चलो, विस्थापन O से B, एक किनारे से दूसरे किनारे पर, तो पहुंचा तो वो यहां, धक्का दिया नदी ने, लेकिन विस्थापन तो जब लंब चला था, ऐसे परपेंडिकुलर चला था, तो A तक पहुंचेगा। स्टिल वाटर में तो ऐसे ही पहुंचेगा ना A तक। तो इसका मतलब ये हुआ, इधर तो नदी ने धकेला,
तो इसका मतलब विस्थापन OA है, और OA कितना है? नदी की चौड़ाई कितनी है? 1 किलोमीटर। तो विस्थापन की जगह में 1 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट की जगह 1 किलोमीटर लिखूंगा। वेलोसिटी, किसी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए होती है, वो कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर किलोमीटर कट गया, 1/4 आर आ गया। 1/4, 1/4 घंटा लगेगा उसको O से B तक पहुंचने में, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें तो ये निकालना है A से B तक कितना खिसक गया वो, तो x निकालना है। तो x यानी डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो x इक्वल टू होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होगा अब वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में? इस x की डायरेक्शन में। x की डायरेक्शन में मतलब x कौन खिसका रहा है इसको A से B की तरफ? नदी। तो नदी की वेलोसिटी आएगी, तो x इक्वल टू क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी दी है? ये दी है 4, कितनी दी है इधर देखो, 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना निकला? 1/4 आवर। तो ये हो गया 3/4 किलोमीटर। 3/4 किलोमीटर ये चला जाएगा। 3/4 कितना हो गया? 0.75 किलोमीटर। तो बच्चों ये हमारा 0.75 किलोमीटर ये यहां से यहां पर जाएगा। क्लियर हुआ बात? ठीक है, बना लीजिए इसको, इतना जल्दी से कॉपी कर लो। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, या बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर पर बेस्ड है, ठीक है। इन ए हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कोई बंदरगाह है, उसमें 72 किलोमीटर की चाल से हवा बह रही है। एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ अ बोट एंकर्ड इन द हार्बर फ्लटर्स अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। बंदरगाह में खड़ी हुई किसी नौका के ऊपर, बोट के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, और वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फहरा रहा है। कहां फहरा रहा है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लहरा रहा है या फहरा रहा है। अब उसने कहा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट। यदि वह नौका, हाँ, इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग एट स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, टू द नॉर्थ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट। अगर ये नौका उत्तर की दिशा में 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट कर दे, तो उस नौका पर लगा हुआ झंडा कौन सी दिशा में ठहरेगा या कौन सी दिशा में लहराएगा, ये आपको क्वेश्चन सिंपल सा दिया हो। तो ऐसे सोचो कि जब बंदरगाह पर एक बोट खड़ी हुई थी, उस पर जो झंडा लहरा रहा था, जिस दिशा में फ्लटर्ड हो रहा था, जिस दिशा में लहरा रहा था, उसी दिशा में तो हवा चल रही होगी, विंड की डायरेक्शन भी उसी दिशा में होगी। झंडा हवा की दिशा में ही तो ठहराता है, लहराता है। तो इसका मतलब अब अगर नौका खुद चलने लगे, सोचो बंदरगाह पर एक बोट खड़ी हुई है और उसका जो झंडा है, फ्लैग है, वो फ्लटर हो रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। हालांकि इस क्वेश्चन में दिया है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये लहरा रहा है। तो इसका मतलब हवा कहां चल रही है, विंड कहां चल रही है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही चल रही है। अब कब? जब नौका यानी बोट खुद स्थिर थी, रेस्ट में थी तब। लेकिन बोट भी चलने लगे, और बोट चल रही है कहां पर? नॉर्थ डायरेक्शन में, इस स्पीड से। तो अब वो झंडा किस डायरेक्शन में लहराएगा, फ्लटर करेगा, कौन सी डायरेक्शन में? तो सिंपल बात है, जैसे रेन की वेलोसिटी के लिए निकालते थे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वैसे ही इसमें करना है। वेलोसिटी ऑफ विंड निकालना है अब विद रिस्पेक्ट टू बोट। बोट के रिस्पेक्ट में हवा की वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में झंडा फ्लटर करेगा, उसी डायरेक्शन में झंडा लहराएगा। ये सिंपल बात है। बोट खुद रेस्ट में थी, तो हवा जिधर चल रही थी उसी डायरेक्शन में झंडा लहराएगा। लेकिन बोट खुद चलने लगे, तो फिर अब हवा की वेलोसिटी, विंड की वेलोसिटी उस बोट के रिस्पेक्ट में लेनी पड़ेगी, उसी डायरेक्शन में झंडा लहराएगा। ये सिंपल सी टेक्निक। तो इसमें हमें क्या निकालना है? आप कहोगे क्या निकालना है? तो हमें निकालना है
वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट। इतनी डायग्राम बना के फिर हम एंगल फाइंड कर सकते, ठीक है। तो चलो देखें, बनाए बच्चों। बंदरगाह पर हवा चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये झंडा लहरा रहा है। तो हमें पता चल गया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही क्या हो रहा होगा, जल्दी से बता दो। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही क्या हो रहा होगा, हवा चल रही होगी। तो अब ईस्ट नॉर्थ वेस्ट चारों डायरेक्शन दे रखी हैं, तो एक काम करते हैं, फिर चारों बनाते हैं। ये हो गई ईस्ट, ये हो गई नॉर्थ, ये हो गई वेस्ट, ये हो गई साउथ। ये है यहां पर बोट। अब हवा किधर चल रही है, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ ईस्ट के ठीक इस बीच में, यहां पर बीच में ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। कितने एंगल पर, ये एंगल होता है 45, ठीक है। इस दिशा में झंडा लहरा रहा है, तो यही डायरेक्शन किसकी हुई, वेलोसिटी ऑफ विंड हुई। तो वेलोसिटी ऑफ विंड किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब आ जाओ, ये कब है, जब बोट रेस्ट में थी। अब बोट चलने लगी, किधर चलने लगी, 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कौन सी डायरेक्शन में चलने लगी बताओ, उत्तर की ओर, मतलब नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ चलने लगी बोट, तो ये चल रही है बोट। तो यहां वेलोसिटी ऑफ बोट मैं लिख देता हूं, ऊपर चलने लगी, इधर चलने लगी। इसकी वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 51 किलोमीटर पर आवर, तो यहां ऑलरेडी लिखी हुई है। अब इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट निकालनी पड़ेगी, तो पता चल जाएगा कि झंडा कौन सी डायरेक्शन में लहराएगा। झंडा हमेशा वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट की डायरेक्शन में लहराता है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, ये करना पड़ेगा। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी में हमने माइनस करना सीखा था। तो इसको क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ये ठीक है कि नहीं है, राइट। अब आ जाओ, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट को ऐड करना है किसके साथ, माइनस वीबी के साथ। तो माइनस वीबी किधर, प्लस वीबी तो ऊपर है, तो माइनस वीबी होगा ये नीचे, ये हो गया माइनस वीबी इधर। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें मतलब है इससे, और इससे कोई मतलब नहीं, तो हम हटा सकते, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ विंड इधर है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस में इधर है, अपोजिट। तो हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये एंगल कितना होगा, ये बता सकते हो, ये वाला यहां से यहां तक 45 ये था, 90 ये था, ये हो गया 135, क्लियर। अच्छा 135 आ गया, अच्छी बात है। अब वेलोसिटी ऑफ विंड और माइनस वीबी, इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, बीच में कहीं आएगा। तो इनका रिजल्टेंट आ गया, मान लो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट, ये आ गया, ठीक बात है। ये जो आया वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट, इसने वेलोसिटी ऑफ विंड से कुछ एंगल बनाया। ये एंगल पता नहीं है कितना बनाया, तो मान लेते हैं अल्फा। तो यही तो पूछा है उसने कि किस डायरेक्शन में झंडा लहराएगा, तो इस डायरेक्शन में लहराएगा। तो कोई पूछे ईस्ट से किस डायरेक्शन में लहराएगा, तो अगर ये अल्फा निकल आए, ठीक है, उसमें से 45 माइनस कर देंगे, तो ईस्ट से साउथ की तरफ कौन सी डायरेक्शन में ये लहराएगा वो पता चल जाएगा। तो चलो अब एक काम करें, अब आपने वो पढ़ा था tan अल्फा निकालने का फॉर्मूला वेक्टर में, tan अल्फा इक्वल टू q साइन थीटा प्लस p प्लस q कॉस थीटा, यही था ना। तो q कौन, ये वाला vb, तो vb
साइन थीटा, थीटा कितना, VW और VB के बीच में एंगल कितना है 135, 135 डिवाइड बाय P प्लस क्यू कॉस थीटा, P कौन, जहां से अल्फा एंगल बन रहा है, तो अल्फा किससे बना रहे हो, VW से, तो VW प्लस क्यू, क्यू मतलब VB एंड कॉस थीटा यानी कॉस 135, ठीक है। अब बच्चों tan अल्फा बराबर, ध्यान देना, VB की वैल्यू बताओ, VB की वैल्यू रही 51, साइन 135, 90 प्लस 45 कर लो, cos 45 हो जाएगा, cos 45 यानी 1/रूट, ये हो गया 1/रूट डिवाइड बाय VW कितना, VW है 72 प्लस VB कितना 51, cos 135 कितना, तो cos 90 प्लस 45 कर लो, cos 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस साइन 45 यानी माइनस का 1/√2 आया, तो यहां लिख देंगे माइनस 1/√2, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी। अगर एग्जैक्ट 1 आती है तो tan अल्फा इक्वल टू 1 आया तो अल्फा हो गया 45 डिग्री, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1.00 कुछ आती, तो फिर मेरे ख्याल से आप कैलकुलेट करो तो 1 आएगी, तो इसका मतलब इसका जो अल्फा है वो निकलता है 45.1 डिग्री, कितना निकलता है 45.1। अब आपको ये कैसे पता चलेगा 45.1 आएगा, तो जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बच्चों ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसका फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट बनेगा, तो एंगल कुछ ऐसे होंगे कि यहां पर एग्जैक्ट 45 ही आ जाए या कुछ और आ जाए, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता है वो आ जाए, ठीक है। बाकी की अगर और वैल्यू आ रही है तो फिर लिखेगा वो कि इतने की वैल्यू ये होती, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अल्फा इसमें आता है, कैलकुलेट किया हुआ है मैंने, इसलिए 45.1 में आपको बता पा रहा हूं, राइट। अदरवाइज हमें फिर कैलकुलेटर से करना पड़ता, तो इसमें कोई लंबा चौड़ा रूल नहीं है। अब तो कॉन्सेप्ट समझो, जब क्वेश्चन बनेगा तो फिर कैलकुलेशन आसान आएंगी, ठीक बात है। अब देखो यहां से यहां तक अल्फा कितना हो गया 45.1। अब कोई पूछे कि ईस्ट से कितने एंगल पर झंडा लहराएगा, तो ये झंडा लहराने की डायरेक्शन हो गई ये वाली ईस्ट से, तो 45.1 में से ये हम ये 45 हटा दें तो कितना रह गया 0.1, तो 0.1 डिग्री ईस्ट से आया, ईस्ट से 0.1 डिग्री पर लहराएगा तो लगभग ईस्ट में ही लहराएगा, 0.1 डिग्री तो बहुत छोटा सा हो गया, तो हम कहेंगे कि ये झंडा लहराएगा अप्रॉक्स ईस्ट में, ठीक है, अप्रॉक्स ईस्ट। क्लियर हो गया ये, बोलो सभी को क्लियर है, क्लियर हो गया। अब जो बच्चों ने वेक्टर नहीं पढ़ा उनको यहां दिक्कत आ सकती, ये फॉर्मूला कहां से आया, ये दिक्कत आ सकती। अब ये क्वेश्चन में देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट एक साथ पूछ लिए, और यही तो खासियत है एनसीईआरटी की, एक छोटा सा प्रश्न लेकिन उस प्रश्न में बहुत सारे कॉन्सेप्ट। उसने इस प्रश्न में ये पूछ लिया कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, आप डायरेक्शन जानते हो कि नहीं, उनका डायग्राम बना पाते हो कि नहीं, और VB तो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, माइनस VB नीचे क्यों ले लिया, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में VW माइनस VB आता है तो माइनस लेना पड़ेगा, जिसके रिस्पेक्ट में लेना है वो लेना पड़ेगा। झंडा लहराने का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, झंडा उसी डायरेक्शन में लहराता है जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, लेकिन झंडा पकड़ के हम दौड़ने लगे किसी और दिशा में तो फिर वेलोसिटी ऑफ विंड लेना पड़ेगा, कौन से किसके रिस्पेक्ट में, आप जिस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं आपके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उस डायरेक्शन में झंडा लहराएगा। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू VB हमने लिया, रिस्पेक्ट टू VB करना है तो VB माइनस लेना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू मतलब माइनस करना, तो माइनस कर लिया। अब ये माइनस VB और विंड की स्पीड के बीच, विंड की जो वेलोसिटी है उन दोनों के बीच में एक वेक्टर क्वांटिटी ये हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, तो P और Q के बीच में ये एंगल है 135 डिग्री का टोटल, इनके बीच में कहीं रिजल्टेंट आएगा, वो जो रिजल्टेंट आएगा वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू
बोट होगा, इसी डायरेक्शन में झंडा फ्लटर होगा या लहराएगा। ठीक है, तो वही डायरेक्शन हमें निकालनी है और उसके लिए वेक्टर का फार्मूला है tan अल्फा इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ये आपको ध्यान आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये 14 हो गया। अब समय भी हो रहा है, तो क्योंकि ज्यादा बड़ी क्लास नहीं ले रहा मैं इसकी, क्योंकि इन क्लासों को थोड़ी छोटी छोटी क्लास रखेंगे, और जिससे कि आप, क्योंकि आपकी वैसे ही 2 क्लास फिजिक्स की चल ही रही हैं, तो फिर एक तीसरी और अगर स्टार्ट हो जाए तो फिर आप सेल्फ स्टडी कब करोगे। तो इसलिए छोटी छोटी क्लास ले रहा हूं मैं, और आगे से कोशिश करेंगे इन क्लासेस को भी उन्हीं क्लासेस में मर्ज करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, फिर बाकी के अब इसके बाद फिर अगले टर्न पर हम करेंगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस बनेंगे इसमें अभी। तो तब तक आप भी करते रहिए क्वेश्चंस को। द सीलिंग ऑफ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। ठीक है, यही आ गया, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो गया यहां से। सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। किसी लंबे हॉल की छत 25 मीटर ऊंचाई की है। बना ले अपन क्या छत, बना लेते हैं भाई। ये छत हो गई, यहां पर ये ग्राउंड है और छत की हाइट कितनी है 25 मीटर की। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होनी चाहिए जिससे कि 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम उस बॉल को थ्रो करें और कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द बॉल। वो छत को हिट ना करे और वो नीचे गिर जाए, बिना टच किए, बिना हिट किए, छत को बिना हिट किए वो नीचे गिर जाए। तो किसी लंबे हॉल की छत 25 मीटर है, ठीक बात है। ये हॉल बन गया ऐसा, ये रूम बना दिया मैंने, हॉल बना दिया, उसकी ऊंचाई हो गई 25 मीटर। अब यहां से एक बॉल को फेंकना, ऐसे फेंकना है, कितनी स्पीड से फेंकना है 25 मीटर की है, तो 40 मीटर u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकना है। और ऐसे फेंकना है, उसने पूछा है कि ये मैक्सिमम, ये रेंज कितनी होगी जिससे कि वो ऐसे जाए और जस्ट इसको बिना टच किए ही ऐसे जाके, तो बिना टच किए ही इधर गिर जाए, टच ना करे। ठीक है, तो ये रेंज कितनी होगी ये पूछा। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोई एंगल भी नहीं दिया हुआ है, बस कंडीशन लगा दी कि इसको टच ना करे। तो इसका मतलब ये अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी 25 मीटर जाएगी। 25 मीटर से जरा सा भी ज्यादा हुआ तो टच कर लेगी वो, 25 मीटर तक ही ले जाते हैं। तो h दे रखा है अपने को 25 मीटर, ठीक है, और r निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो बताइए निकाला जा सकता है क्या, बताओ। एक तो हम ऐसे ये अप्रोच लगा सकते हैं कि h बराबर होता क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है। h हो गया आपके पास कितना, आप देख पा रहे हैं 25 मीटर, और u स्क्वायर आपको पता है 40 दिया है, तो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये पता नहीं है, 2 इंटू जी हो गया 10। और थोड़ा सॉल्व कर लो, 25 दूनी ये 50 हो गए, 500 हो गए, डिवाइड बाय 1600 हो गए, बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 2 जीरो उड़ा दो, तो साइन स्क्वायर थीटा मुझे 5/16 मिल जाता है। इसका कहीं हम यूज कर सकते, ठीक। आर निकालना है हमें, तो आर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यहां वैल्यू पुट कर देंगे, आर निकल आएगा ये। अब बच्चों यहां पर आपको दिक्कत ये आ सकती है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/16 है, इधर साइन 2 थीटा है। तो अब एनसीईआरटी में क्या होता है, एंगल थोड़ा सा ऐसा आ सकता है। इन प्रॉब्लम्स की यही एक समस्या है कि उनकी वैल्यू अपने को कैलकुलेटर से निकालनी पड़ सकती है।
ठीक है, तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/16 आ गया, तो बोलो साइन थीटा कितना आ जाएगा, अंडर रूट ले लो, √5/4 यही आ जाएगा। अच्छा, इधर है साइन 2 थीटा, तो u²/g तो लिखा रहने दो, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखना साइन थीटा की वैल्यू तो यहां से सीधी आ गई, ये रही। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है ना, कॉस थीटा की वैल्यू इसी से आ जाएगी। कैसे, आप एक ट्राइंगल बना लो, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया 5, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण, तो ये √5 लंब हो गया, कर्ण हो गया आपका 4, हाइपोटेनस हो गई 4। तो यहां से बेस निकाला जा सकता है, आधार निकाला जा सकता है, ठीक है, ये √5। आधार कैसे निकालोगे, आधार निकालोगे कर्ण का स्क्वायर यानी 4 चौको 16 माइनस √5 का स्क्वायर यानी 5, कितना आ गया अंडर रूट में, बोलो 11, √11 आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये कॉस थीटा अब कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी √11/4, तो ये लिख देते हैं, यहां लिख दें। अब बताओ r इक्वल टू क्या आ गया, u² की वैल्यू कितनी है, u² की वैल्यू है, ये 40 है ना u की, तो 1600 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू नीचे g है तो 10 लिख दो, साइन थीटा कितना √5/4 इंटू कॉस थीटा कितना रूट में 11 कितना आ रहा है 4। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, ये 16 हो गए और 10 ये हो गए, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ये 20 हो गया, ठीक है, और √5 इंटू 11 √55 हो गया। इसी को जरा कैलकुलेट कर लो थोड़ा बहुत, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा बच्चों कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा 150.5 मीटर। कितना आ रहा है 150.5 मीटर, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट बनता है तो आप पुराने पेपर उठा के देख लो, 2019 के बाद जो नया पैटर्न है उसके क्वेश्चंस देख लो, आप बहुत आसानी से बता सकते हो। सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते, वो आपसे कैलकुलेशन थोड़ी ना करवाना चाह रहा है, वो तो कॉन्सेप्ट आपसे पूछना चाह रहा है। तो इसलिए अभी जरूर आप कैलकुलेशन कर लें, समय लगेगा, हर क्वेश्चन में 5-7 मिनट 10 मिनट दो आप, ठीक है। लेकिन जब इन्हीं के ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट बनते हैं तो फिर वो 1-1.5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेते, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए बच्चों, और आप ये मत सोचो कि 1-1.5 घंटे में इतने क्वेश्चन हो रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, गागर में सागर है। तो एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, और किसी एक व्यक्ति ने एनसीईआरटी नहीं बनाई, बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन्स ने, जो बहुत अच्छे फिजिसिस्ट हैं, इन सब ने मिलकर के क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, के कॉन्सेप्ट बनाए हैं। तो जरूर ऐसे ही तो कोई क्वेश्चन डाल नहीं दिया होगा, वो एक क्वेश्चन वो डाल रहा है उसमें, तो वो उसके पीछे एक लॉजिक होगा कि बच्चे को हम कितने कॉन्सेप्ट, कितनी कैलकुलेशंस, ठीक है, इस क्वेश्चन में हम इंक्लूड कर दें, जिससे कि बच्चे का रिवीजन हो जाए। और जब हम फाइनल एग्जाम बनाएं तो उस फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम करें वो इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट या 2 कॉन्सेप्ट लेकर के एक इसी पैटर्न का एक नया क्वेश्चन हम बना, ठीक है। तो इसी की प्रैक्टिस के लिए आपको एनसीईआरटी डिस्कशन चल रहा है ये, और इसी की प्रैक्टिस के लिए आपको एनसीईआरटी के जो टेस्ट सीरीज है वो आपको हर संडे को मिल रही है। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आप जरूर दीजिए, ठीक है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, राइट, ओके। थैंक यू बच्चों, अगले टर्न पर फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ।